Good morning everyone. Today we will discuss our fourth chapter, The Landscape of the Soul, written by Nephi Chowdhury. In this chapter we will discuss about art. This chapter contains two different essays on art. The first essay written by Nephi Chowdhury. In this essay, the writer presents the view about art, or the writer presents the comparison between the Asian art and the European art. In European art, the artist presents the illusionistic likeness, while in the Asian art, the artist presents the inner aspect of life and spirit. So today we will discuss about the chapter of The Landscape of the Soul by Nephi Chowdhury. This is the first part. Or if we talk about the second part of this chapter, which is based on those artists who are not basically painters or artists. It means they don't get any training about painting, and the best example of these kind of artists or painters is Chandigarh's Rock Garden, made by Nek Chand. So in this chapter we will discuss about art. जो हमारा ये चैप्टर है द लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये दो डिफरेंट एसेज के ऊपर बेस्ड है, और वो दोनों के दोनों एसे जो है आर्ट के ऊपर है। और जो उसका पहला पार्ट है जिसे लिखा है नेपी चौधरी ने, इसके अंदर जो हमारा राइटर है वो क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, एक उन्होंने कंपैरिजन शो करने की कोशिश की है इसके अंदर एशियन आर्ट और जो यूरोपियन आर्ट है उसके अंदर। जो यूरोपियन आर्ट है वो किस तरह की है, वो एक इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस प्रेजेंट करती है, यानी एक भ्रम पैदा करती है, इल्यूजन पैदा करती है। बट इन जो एशियन आर्ट है वो क्या वो हमें क्या प्रेजेंट करती, क्या शो करना चाहती है, एक तो वो दिखाना चाहती है इनर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी अंदर के आर्टिस्ट को शो करती है, दूसरा वो आत्मा के ऊपर निर्भर है। तो जो चैप्टर है हमारा द लैंडस्केप ऑफ द सोल, उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, द लैंडस्केप, द चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल इज अबाउट आर्ट। जो हमारा चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल वो क्या है, आर्ट के ऊपर बेस्ड है। द चैप्टर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, और इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, और जो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे वो यहाँ से है, द लैंडस्केप ऑफ द सोल से लिया गया है, जिसे किसने लिखा है, नेपी चौधरी ने लिखा है। और वो किसके ऊपर बेस्ड है, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग। जो एथिक्स को दिखाएगा, नॉर्म्स को दिखाएगा, और स्पिरिचुअलिटी को शो करेगा, अध्यात्म को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और वो किस चीज में दिखाया गया है, चाइनीज पेंटिंग के माध्यम से। एंड द सेकेंड पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है, इज फ्रॉम गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। ये यहां से लिया गया है, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट से। एन आर्टिकल, एक आर्टिकल से लिया गया है, रिटन बाय वृंदा सूरी इन हिंदुस्तान टाइम्स। ये सेकेंड पार्ट है, लेकिन ये सेकेंड पार्ट हमारे पास नहीं है, फिलहाल हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे, द लैंडस्केप ऑफ द सोल को। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द आर्ट ऑफ पेंटिंग। जो पहला हिस्सा है वो डील करता है आर्ट ऑफ पेंटिंग के ऊपर। देयर इज मेंशन टू स्टोरीज, यहाँ दो स्टोरीज बताई गई है द लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर में। इसमें हमारे पास दो डिफरेंट स्टोरीज हैं। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट वू डोजी। जो पहली स्टोरी है हमारी, इसके बारे में है वू डोजी, जो कि एक चाइनीज पेंटर है, अ फेमस चाइनीज पेंटर, जो बहुत फेमस चाइनीज पेंटर है, उसके ऊपर बेस्ड है ये स्टोरी हमारी। और वो बहुत फेमस पेंटर है चाइना का, इसीलिए ही हैड बीन कमीशन बुलाया जाना, उसको बुलाया गया बाय द टैंग एम्परर, जो टैंग साम्राज्य का एम्परर है,
उसके द्वारा, और उसका नाम क्या था, ज़ुएनज़ोंग, टू मेक अ पेंटिंग। वो जो एम्परर है वो एक पेंटिंग बनवाना चाहता था। इनफैक्ट हम यूं कहें कि जो उसका पैलेस है, जो उसका महल है, उसको उसकी एक दीवार को डेकोरेट करना चाहता था, और इसके लिए उसने जो वू डोजी है, जो पेंटर है, उसको बुलाया ताकि वहां एक वो खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बना सके। और ही यहाँ पेंटर के लिए इस्तेमाल हुआ है। ही मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, उसने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई थी। नेचुरल ब्यूटी मीन्स उसमें माउंटेन्स थे, क्लाउड्स थे, रिवर थे, लैंडस्केप्स थी, बहुत सारी चीजें थी, फाउंटेन्स थे, वो सारी की सारी चीजें इसने बनाई, इसलिए बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनी थी। जब द पेंटर वॉज शोइंग द पेंटिंग टू द एम्परर, जब पेंटर ने वो पेंटिंग जो है एम्परर को दिखाई, और ही क्लैप्ड हिज हैंड्स, जब पेंटर ने अपने हाथों को क्लैप किया, द एंट्रेंस ऑफ द केव, उस पेंटिंग में एक गुफा थी और उस गुफा में एक दरवाजा बना हुआ था। जैसे ही पेंटर ने अपने दोनों हाथों से क्लैप किया तो जो एंट्रेंस था केव का, गुफा का, वो खुल गया। द पेंटिंग गोज इन, द पेंटर गोज इन, और जैसे ही पेंटिंग के अंदर जो गुफा बनी हुई थी उसका दरवाजा खुला तो उसके अंदर वो पेंटर वू डोजी चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, द पेंटिंग वैनिश, पेंटिंग जो है वो गायब हो गई, वैनिश हो गई एकदम से। एंड वू डोजी नेवर केम आउट, और जो वू डोजी है, जो पेंटर है, जो उस पेंटिंग के अंदर चला गया था, वो भी कभी लौट कर वापिस नहीं आया। The disappearance of the painting from the wall signifies the knowledge of the spiritual inner world. So, जब वो पेंटर और उसकी बनाई हुई पेंटिंग एकदम से वैनिश हो गए, गायब हो गए, तो क्या दिखाता है, जो डिसअपीयरेंस ऑफ द पेंटिंग है, पेंटिंग का गायब होना क्या दिखाता है दीवार से, द नॉलेज ऑफ द स्पिरिचुअल इनर वर्ल्ड, यानी उस पेंटर को बहुत ज्यादा नॉलेज थी, बहुत ज्यादा ज्ञान था उसको इसके बारे में, स्पिरिचुअल इनर वर्ल्ड, जो हमारा आध्यात्मिक अंदरूनी जो समाज है, जो दुनिया है, यानी उसे आध्यात्म के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी, स्पिरिचुअल इनर वर्ल्ड के बारे में। ओनली द मास्टर्स नो द वे विद इन एंड कैन गो बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, यानी एक सच्चा ज्ञानी, एक विद्वान जानता है द वे, रास्ता, विद इन, अंदर जाने का, एंड कैन गो, और जो जा सकता है, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, यानी किसी भी तरह का जो सामान है उसके अंदर वाले भाग को वो देख सकता है, उसके अंदर जा सकता है, यानी उसकी अंदरूनी, उसकी इनर एस्पेक्ट्स को पहचान सकता है। इन अनदर फेमस स्टोरी, ये हमारी पहली स्टोरी थी जो हमने कंप्लीट की है, वू डोजी और पेंटिंग की, जिसमें इनर वर्ल्ड को शो किया गया है, स्पिरिचुअल इनर वर्ल्ड को दिखाया गया है। इसके अलावा हमारे पास एक और सेकंड पार्ट है इसी में, इन अनदर फेमस स्टोरी, एक और दूसरी मशहूर कहानी है, अ फेमस चाइनीज पेंटर, ये भी एक चाइनीज पेंटर की है, वो भी बहुत मशहूर था। रिफ्यूज्ड, वो इनकार कर देता है, मना कर देता है, टू ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, एक ड्रैगन की आंख बनाने के लिए, यानी जब उसे एक आ जाता है कि पूरी ड्रैगन की पेंटिंग बनाओ, उसने ड्रैगन की पेंटिंग तो बना दी, लेकिन उसने ड्रैगन की आंखें बनाने से मना कर दिया। क्यों? ही हैड पेंटेड फॉर, जो उसे बनाने के लिए दिया गया था ड्रैगन, और उसने क्यों मना किया? ही फियर, उसे डर था, इट वुड फ्लाई, ये उड़ने लग जाएगा, आउट ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग से बाहर आकर, इसीलिए उसने उसकी आंख बनाने से मना कर दिया। इसी में हमारे पास लास्ट स्टोरी है हमारे इस चैप्टर की, द थर्ड स्टोरी, वो किसके बारे में है? एंट्रैप के बारे में है। ये एक नाम है, और वो क्या था? एक बहुत फेमस पेंटर था ये भी, एंट्रैप। और इसके साथ साथ और ये किसकी कहानी है? अ मास्टर ब्लैकस्मिथ, एक लोहार की, उसका नाम क्या था? क्विंटन मैक्सी। यानी हमारे पास दो कैरेक्टर हैं इस थर्ड स्टोरी में, पहला है एंट्रैप जो कि एक पेंटर था फेमस, और दूसरा क्या था? क्विंटन मैक्सी जो कि एक ब्लैकस्मिथ था। और जो क्विंटन मैक्सी जो था, फेल इन लव द पेंटर्स
डॉटर, यानी जो क्विंटन मैक्से था वो प्यार करने लग जाता है एंड्रेक की बेटी से, द फादर। लेकिन जो एंड्रेक था वो नॉट एक्सेप्ट क्विंटन एज हिज सन इन लॉ, वो उसे अपना दामाद बनाने से, अपना सन इन लॉ बनाने से मना कर देता है। क्यों? इन सच अ प्रोफेशन, क्योंकि वो एक ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, पेंटर नहीं था, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन लेटर बाद में हाउएवर यद्यपि किसी तरीके से जो एंड्रेक था हैड टू एक्सेप्ट क्विंटन, उसे जो क्विंटन ब्लैक स्मिथ था यानी लोहार था उसको स्वीकार करना पड़ता है एज हिज सन इन लॉ, अपने दामाद के रूप में। क्यों? बिकॉज क्योंकि ही पेंटेड अ फ्लाई, वो एक मक्खी की तस्वीर बनाता है, मक्खी को पेंट करता है ऑन हिज पैनल, उसके पैनल के ऊपर, कपड़े के ऊपर, विद सच डेलिकेट, इतने बढ़िया अंदाज से, इतनी रियलिटी के साथ, डेलिकेट रियलिटी यानी इतनी ज्यादा असलियत के साथ, जैसे कि इट लुक रियल वन, जैसे कि वो मक्खी असली हो। द ऑथर, ये हमारी थर्ड स्टोरी थी जिसमें आउटर अपीयरेंस को शो किया गया है पेंटर के द्वारा। इसके अलावा जो हमारा इस चैप्टर है इसमें एक और पॉइंट को रेज किया गया है, एक और पॉइंट को उठाया गया है। द ऑथर ऑल्सो टॉक्स अबाउट चाइनीज फिलोसफी, जो ऑथर है वो चाइनीज फिलोसफी के बारे में भी बताने की कोशिश कर रहा है, यानी इसमें चाइनीज फिलोसफी के बारे में बताने की कोशिश की गई है, जो क्या है शेनशुई। शेनशुई का मतलब क्या होता है? विच मीन्स, जिसका मतलब है माउंटेन वाटर, पर्वतों से गिरता हुआ पानी। ये इसमें बताने की कोशिश की गई है चाइनीज फिलोसफी शेनशुई, विच मीन्स माउंटेन वाटर, यानी पहाड़ों से निकलता हुआ पानी। The mountain represents the end, the male principle, and water signifies yin, the female principle. जो चाइनीज शेनशुई है, which means mountain water. So these two aspects, one is mountain and the second one is water. They present different principle. जो माउंटेन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यांग को। जो माउंटेन प्रिंसिपल है वो यांग को रिप्रेजेंट करता है, और यांग का मतलब क्या होता है? मेल प्रिंसिपल, यानी कि वो मेल प्रिंसिपल को शो कर रहा है, जहां हमारा यांग माउंटेन है जो, और जो वोचर है वो सिग्निफाई करता है यिन को, जिसका मतलब है फीमेल प्रिंसिपल, वो फीमेल प्रिंसिपल को प्रेजेंट करता है। यानी जो दो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, पहला जो है माउंटेन, जो कि एक जिसका मतलब है यंग, और यंग का मतलब यहाँ क्या दे रखे हैं? द मेल प्रिंसिपल, वो मेल प्रिंसिपल है। और जो वोचर है वो किसको सिग्निफाई करता है, किसको दिखाता है? यिन को, जिसका मतलब है फीमेल प्रिंसिपल। ये थे हमारे फर्स्ट पार्ट। अब इसमें ऑथर ने सेकंड पार्ट दिया है, और वो सेकंड पार्ट जो राइटर है उसने सेकंड पार्ट के बारे में क्या मेंशन किया है? एक और आर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसे हम कहते हैं ब्रूट आर्ट। यानी जो ब्रूट आर्ट है उस पार्ट को भी यहाँ जो है राइटर ने प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। जो ब्रूट आर्ट है उसमें क्या मेंशन किया गया है कि ऐसे आर्टिस्ट दे डोंट हैव रिसीव्ड एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, यानी ब्रूट आर्ट में किसी भी तरह की उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली होती, यानी स्पेशलाइजेशन नहीं किया होता है, इसीलिए इसको ब्रूट आर्ट कहा गया है। जिनको स्पेशल ट्रेनिंग नहीं मिली होती है वो अपने आप नेचुरली आर्टिस्ट बन गए हैं, उनको कहा गया है ब्रूट आर्टिस्ट। तो इसको और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पार्ट है हमारा, उसमें क्या लिखता है वो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट। जो इसने सेकंड पार्ट में इस कंसेप्ट को शो किया है, ब्रूट आर्ट के कंसेप्ट को शो किया गया है। और उस ब्रूट आर्ट का मतलब क्या है? द आर्ट ऑफ दोज, ये उन लोगों की कला है हु हैव नो राइट, जिन्हें अगर एक तरीके से प्रिंसिपल बेस्ड वे में कहा जाए कि उनको कोई अधिकार नहीं है टू बी आर्टिस्ट कहलाने का। और इसका रीजन क्या है? दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने आर्टिस्ट बनने के लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। और ये ब्रूट आर्ट किस तरह की होती है? देयर वर्क्स, जो उनका काम है
आर टोटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग है फ्रॉम देयर प्रीडेसेसर्स, यानी पूर्वजों से। उनका जो काम है बिल्कुल अपने पूर्वजों से भिन्न है, बिल्कुल डिफरेंट है। दिस आर्ट कैन बी कॉल्ड, और इसीलिए इस तरह की जो ब्रूट आर्ट है उसको क्या कहा गया है, अनऑर्थोडॉक्स, बिल्कुल परंपरा के अगेंस्ट, अपरंपरागत तरीके से बनाई गई जो आर्ट है, इसीलिए इसको अनऑर्थोडॉक्स आर्ट कहा गया है। और इसके अंदर हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, इस सेक्शन द ऑथर टॉक्स अबाउट नेचर्स क्रिएशन। यहाँ उसने ऑथर ने नेचर क्रिएशन के बारे में, नेचर की जो क्रिएशन है, यानी नेचर ने जो क्रिएशंस बनाई हैं, जो कला बनाई है, उसमें हम ब्रूट आर्ट को डाल सकते हैं, अनऑर्थोडॉक्स आर्ट को डाल सकते हैं। और नेचर जैसे कि आप जानते हैं बहुत फेमस नाम है, और वो नेचर फेमस क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ रॉक गार्डन। नेचर जो है उसने चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है, कला का एक अद्भुत नमूना जिसे कहा गया है, उसने वो बनाया है विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, यानी इसी को हम ब्रूट आर्ट का एक बहुत फाइन एग्जांपल कह सकते हैं, जो उसने ब्रूट आर्ट के बारे में कहा है ऑफ चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ का। तो ये पार्ट था हमारा चैप्टर का सेकंड, द लैंडस्केप ऑफ द सोल की जो है यहाँ हमने समरी की है। आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो हम लेटर वीडियोस में खुद ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।